एक लड़का जिसका नाम था बॉबी, उसने पहली बार कॉलेज ज्वाइन किया था और ये उसके कॉलेज का पहला दिन था। लेकिन जैसे ही वो लॉन के बीच से गुजरा, उसने नोटिस किया कि काफी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, जैसे कि वो उसे पहले से जानते हों। कई लोग उसे हंसते हुए कह रहे थे, हे इट्स गुड टू हैव यू बैक। और एक लड़की तो सीधा उसके पास आई और उसके गाल पे किस किया और बोली, ओ माई गॉश, आई एम सो हैप्पी यू आर बैक। ये सब देखकर बॉबी का तो दिमाग ही घूम गया। उसने सोचा, यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये लड़की मुझे जानती कैसे है। पर वो लड़की हंसकर वहां से चली गई। बॉबी अब पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसने तो कभी ये कॉलेज अटेंड भी नहीं किया था और ये लोग उससे ऐसे मिल रहे थे जैसे कि वो उसे पिछले जन्म से जानते हों। पर आज की कहानी पर जाने से पहले, यदि आपको डार्क और मिस्टीरियस कहानियां पसंद है तो आपका स्वागत है हमारे चैनल THS विला द हाउस ऑफ स्टोरीज में, क्योंकि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। टाइम था 1980 का और बॉबी साफ्रान सुलिवान काउंटी कम्युनिटी कॉलेज के लिए निकल रहा था, जो न्यूयॉर्क सिटी से लगभग 2 घंटे दूर था। कॉलेज का पहला साल शुरू होने वाला था और बॉबी काफी नर्वस था क्योंकि उसका सोशल सर्कल वैसा नहीं था, ना ही स्कूल में वो ज्यादा पॉपुलर था। कॉलेज का नया माहौल और नए लोग, इसलिए वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। जब बॉबी अपनी गाड़ी पार्क करके कॉलेज कैंपस में एंटर करता है तो वो देखता है कि हर तरफ स्टूडेंट्स है। कोई अपने पेरेंट्स के साथ था तो कोई डॉर्मेटरी रूम में अपने सामान ले जा रहा था। बॉबी ने एक गहरी सांस ली, अपना बैकपैक उठाया और डॉर्मेटरी बिल्डिंग की तरफ चल दिया। जैसे ही वो डॉर्म के स्टेप्स चढ़कर अंदर गया, लोग उसको हाई फाइव दे रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे और फिर जब वो अपने डॉर्म रूम के कॉर्नर पर मुड़ने ही वाला था, तभी किसी ने पीछे से चिल्लाया, हे एडी, व्हाट्स गोइंग ऑन मैन। अब बॉबी सोच रहा था कि ये एडी कौन है, पर ये बात तो साफ थी, जो भी उसे पुकार रहा था वो उसी को बुला रहा था। ये पूरी सिचुएशन काफी अजीब लग रही थी, तो बॉबी ने सोचा, चलो देखते हैं कि क्या माजरा है। वो मुड़कर उस लड़के की तरफ गया जो दूर से उसको इशारे कर रहा था। बॉबी बोला, भाई मैं एडी नहीं हूँ, तुम लोग मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। उस लड़के ने हंसकर बोला, हाँ एडी, बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुम वापस आ गए। और फिर वो अपना रास्ता लेकर वापस चला गया, जैसे कि उसकी बात बॉबी ने मान ही ली हो। अब बॉबी और भी ज्यादा परेशान था। ये सब क्या चल रहा था? क्या सच में लोग उसे कोई और इंसान समझ रहे थे, या कोई यहाँ कॉलेज में बहुत ही घटिया किस्म का वीड सप्लाई कर रहा है जिसको फूकने के बाद सबका दिमाग खराब हुआ जा रहा है? क्यों भाई क्यों लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं? बॉबी अपने रूम में वापस आ गया, अपना दरवाजा बंद किया और एक पल के लिए अकेला रहना चाहता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि ये तो एक नॉर्मल फ्रेशमैन एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। जहां वो किसी को भी नहीं जानता था, वहां सब लोग उसे जैसे पहले से ही जानते हों। लेकिन उसके रिलैक्स करने का वक्त ज्यादा देर तक नहीं चला। सिर्फ कुछ ही मिनट बाद उस रूम के दरवाजे पर एक नॉक होता है। बॉबी ने सोचा, अरे यार, फिर कोई होगा जो मुझे फिर से एडी समझ रहा होगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक और स्टूडेंट था जिसे बॉबी पहले से नहीं जानता था। जैसे ही उस लड़के ने बॉबी को देखा, उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर उस लड़के ने बॉबी से पूछा, क्या तुम्हें अडॉप्ट किया गया था? बॉबी ने कहा, हाँ। उसने अगला सवाल किया, क्या तुम्हारा बर्थडे 12 जुलाई को होता है? और बॉबी ने फिर से हाँ में जवाब दिया। तब उस लड़के ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम माइकल है और मैं एडी का बेस्ट फ्रेंड हूँ, और तुम बिल्कुल उसके जैसे ही दिखते हो, जैसे तुम उसके आइडेंटिकल ट्विन हो। बॉबी के लिए ये सब सुनना एक तरफ से सेंस तो बना रहा था,
पर फिर भी इतना अनबिलीवेबल लग रहा था कि उसके दिमाग में हजार सवाल उठ रहे थे। क्या सच में मेरा आइडेंटिकल ट्विन हो सकता है जिसके बारे में मुझे अब तक पता नहीं था? उसने माइकल से पूछा, क्या मैं एडी से मिल सकता हूँ? क्या वो भी यहाँ स्टूडेंट है? माइकल ने जवाब दिया, एक्चुअली एडी ने इस साल कॉलेज वापस आने का फैसला नहीं किया। शायद इसी वजह से सब लोग तुम्हें देखकर एक्साइटेड हो गए, क्योंकि सब एडी को पसंद करते थे और सोचा तुम वापस आ गए। माइकल ने सजेस्ट किया कि वो एडी को कॉल करे और एक मीटिंग अरेंज करे ताकि बॉबी और एडी मिल सके। दोनों फोन बूथ के अंदर घुस गए और माइकल ने एडी का नंबर डायल किया। जैसे ही एडी ने फोन उठाया, बॉबी ने फोन पकड़ लिया और बोला, हे एडी, मेरा नाम बॉबी है और सब लोग मुझे तुम समझ रहे हैं। एडी ने जवाब दिया, हाँ, मुझे भी इस बारे में काफी सारे कॉल्स मिल रहे हैं। बॉबी ने बाद में कहा कि जब उसने पहली बार एडी की आवाज सुनी तो उसे बिल्कुल खुद की आवाज जैसी लग रही थी। एडी ने बॉबी और माइकल को अपने घर आने का इनविटेशन दिया ताकि वो कंफर्म कर सके कि क्या सच में वो ट्विंस हैं। बॉबी और माइकल ने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और 2 घंटे का सफर तय करके एडी के घर पहुंचे। जब वो दोनों वहां पहुंचे, रात का वक्त था और पूरे एरिया में सिर्फ एडी के घर की लाइट्स ऑन थी। दोनों रास्ते पर चल रहे थे और जैसे ही बॉबी दरवाजा नॉक करने वाला था, दरवाजा एकदम से खुल गया और सामने खड़ा था एडी, बॉबी का एग्जैक्ट क्लोन। एडी भी बॉबी को देखकर हैरान रह गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे वो आईना देख रहे हों। इतना तो अब क्लियर हो चुका था कि ये सच में आइडेंटिकल ट्विंस ही हैं। ये जादू जैसा मूवमेंट था, जैसे किसी फिल्म का इमोशनल क्लाइमैक्स हो, पर दोनों को अब तक ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज तो पक्की थी, उनकी जिंदगी अब वैसी नहीं रहने वाली थी जैसे कि पहले थी। जैसे ही बॉबी और एडी एक दूसरे के सामने आए, दोनों ने बस एक पल के लिए घूरकर एक दूसरे को देखा। माइकल कहता है वो दोनों करीब 1 मिनट तक बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक से हंसना शुरू कर दिया। एक अजीब बात थी, जैसे दोनों टोटल स्ट्रेंजर्स हो, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन, एक रिश्ता तुरंत बन गया था। जैसे ही बॉबी अपना सर थोड़ा सा झुकाता, एडी भी वैसा ही करता। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक आईने में देख रहे हों। फिर ये हार्ट वार्मिंग कहानी मीडिया तक भी पहुंच गई और न्यूज़ डे, जो एक प्रोमिनेंट न्यूयॉर्क लोकल न्यूज़पेपर था, उन्होंने सोचा कि इस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या ये सच में आइडेंटिकल ट्विंस का रियूनियन था? एक जूनियर रिपोर्टर को भेजा गया इन दोनों से मिलने के लिए, और जैसे ही उसने बॉबी और एडी को देखा, उसने तुरंत ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये तो पक्का रिलेटेड है। न्यूज़ डे ने ये कहानी छाप दी, जहां ये बताया गया कैसे एक कॉलेज के बाय चांस इनकाउंटर ने 2 बिछड़े हुए भाइयों को वापस मिला दिया। पूरी दुनिया को ये कहानी एक फेरी टेल जैसी लगी। सभी ने इस पर प्यार बरसाया। पर दोस्तों, यहाँ से ये कहानी अमेजिंग से अनबिलीवेबल होने वाली थी। न्यूयॉर्क के एक और लड़के डेविड कैलमान के फ्रेंड्स ने उसे कहा, तू ये न्यूज़ डे के आर्टिकल्स जरूर पढ़, ये 2 ट्विंस बिल्कुल तेरी तरह दिखते हैं। वो लोग स्पेशली कह रहे थे कि इन दोनों के हाथ देख, बिल्कुल तेरी तरह दिखते हैं। डेविड के बड़े हाथ हमेशा से मशहूर थे और न्यूज़पेपर के पिक्चर्स में बॉबी और एडी के हाथ भी वैसे ही बड़े दिख रहे थे। डेविड ने आखिरकार न्यूज़पेपर उठाया और जब उसने बॉबी और एडी का फोटो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बिल्कुल उसके जैसे दिख रहे थे। और आर्टिकल पढ़ने के बाद तो उसका दिमाग ही हिल गया था, क्योंकि उसका बर्थडे भी 12 जुलाई को आता है और वो भी उसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था जहां डेविड का जन्म हुआ था। अब ये कोइंसिडेंस तो और भी ज्यादा हो गया था। फिर डेविड ने एडी के घर कॉल किया। एडी की माँ ने फोन उठाया और पूछा, कौन बोल रहा है? डेविड ने कहा, हाय, मेरा नाम डेविड कैलमान है। मेरा बर्थडे 12 जुलाई 1961 है और मैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देख रहा हूँ जिसमें 2 आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हैं। एडी की माँ ने फोन गिरा दिया और चीखने लगी, हम अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास। और जब बॉबी और एडी डेविड के घर पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने डेविड को देखा, उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये तीसरा ट्विन ही है।
कुछ ही मिनट के अंदर ही तीनों हाथापाई और हंसी मजाक करने लगे थे, जैसे कि उन्हें कभी अलग किया ही नहीं गया हो, जैसे ये अजनबी लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। उनका कनेक्शन एकदम नेचुरल था। डेविड के फैमिली मेंबर्स जो इस पहली मुलाकात के गवाह बने, वो कहते थे कि ये सीन देखना एकदम मैजिकल था, जैसे तीन बिछड़े हुए भाई आखिरकार वापस एक दूसरे के पास आ गए हों, एक ऐसे रास्ते से जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। न्यूज़ डे ने एक और स्टोरी पब्लिश की जो तीन बिछड़े हुए भाइयों के रीयूनियन थी। अब ये कहानी एक सिंड्रेला स्टोरी बन गई थी जो दुनिया भर में फेमस हो गई। हर मैगजीन, हर न्यूज़पेपर के कवर पर इन्हीं तीनों का चेहरा था और टॉक शो पर ये तीनों रेगुलरली अपीयर कर रहे थे। सब लोगों का बस एक ही सवाल था, आप लोगों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, और जवाब भी वैसे ही माइंड ब्लोइंग थे। ये क्लियर हो जाता था कि ये लोग सिर्फ शक्ल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी एकदम सेम है। जब भी कोई बोलता दूसरा उसकी बात कंप्लीट कर देता, जैसे कि ये एक ही इंसान के तीन अलग अलग वर्जन्स हो। उन्होंने ये अटेंशन काफी एंजॉय किया, जैसे ओवरनाइट रॉक स्टार्स बन गए थे। ये तीनों इतने क्लोज हो गए थे कि जैसे हमेशा से बेस्ट फ्रेंड रहे हो। सब मिलकर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, रात भर पार्टीज करते, सेलिब्रिटीज से मिलते, यहाँ तक कि इनको मैडोना से भी मिलने का चांस मिल गया था। यानी कि इनकी जिंदगी फिल्मों से भी ज्यादा थ्रिलिंग हो गई थी। पर उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि आखिर इन्हें अलग क्यों किया गया था। जब तीनों के अडॉप्टिव पेरेंट्स को ये पता चला कि उसके बच्चे के दो आइडेंटिकल भाई भी हैं, क्योंकि अडॉप्शन एजेंसी लुइस वाइस सर्विसेज ने उन्हें ये कभी बताया ही नहीं। लुइस वाइस सर्विसेज एक प्रेस्टिजियस एजेंसी थी जहां न्यूयॉर्क के पावरफुल और वेल्दी लोग अपने अडॉप्शन केसेस हैंडल करते थे। तीनों फैमिली के पेरेंट्स एजेंसी से मिलने न्यूयॉर्क गए और उन्होंने वहां एक टॉप एग्जीक्यूटिव से सीधा सवाल पूछा, क्या आपने जानबूझकर हमारे बच्चों को अलग किया? एक एग्जीक्यूटिव ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि एक ही घर में तीन अलग अलग बच्चों को संभालना काफी मुश्किल हो जाता। और ये सुनकर डेविड के अडॉप्टिव फादर का गुस्सा फूट पड़ा। ये बिल्कुल बकवास है। अगर मुझे पता होता कि उनके दो और भाई हैं तो मैं उन तीनों को ले लेता। पर एजेंसी अपने फैसले पर अड़ी रही कि बस यही वजह थी और इससे ज्यादा हम आपको कुछ और नहीं बता सकते। ये जवाब सुन के पेरेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस फील कर रहे थे, पर इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं निकलवा पाए। मीटिंग से निकलते वक्त जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर आए, बॉबी के फादर को याद आया कि उनका अम्ब्रेला अंदर ही रह गया है। जब बॉबी के फादर ने अम्ब्रेला भूल जाने के बाद मीटिंग रूम में वापस जाने का फैसला किया, तो जो उन्होंने वहां देखा वो सब कुछ बदल देने वाला था। दरवाजा धीरे से खोला और अंदर देखा कि लुइस वाइस सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने अभी अभी उनसे मीटिंग की थी, वो सब खुशी के मारे शैंपेन खोल रहे थे। वो सब हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी बड़े काम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया हो। एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि वो किसी अचीवमेंट का सेलिब्रेशन कर रहे थे, जैसे उन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो। बॉबी के फादर ने वहां जाकर उनका सामना नहीं किया, पर उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी कि कुछ तो गलत हो रहा था। लग रहा था जैसे एजेंसी ने उन ट्रिपलेट्स के फैमिली से झूठ बोला था। ऐसा लग रहा था जैसे एजेंसी ने उनसे किसी बात को छुपाया हो और वो इस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हो कि उनका झूठ पकड़ा नहीं गया। ये सब देखकर उन तीनों फैमिलीज के पेरेंट्स को और भी ज्यादा शक होने लगा कि एजेंसी सच में कुछ छुपा रही थी, जिसके लिए उन्होंने कुछ लॉयर से मदद भी लिया। शुरू में न्यूयॉर्क के काफी प्रेस्टिजियस लॉ फर्म उनका केस लेने को तैयार हो गई, लेकिन थोड़े दिन बाद सबने कांटेक्ट करके ये बताया कि एक्चुअली हम ये केस नहीं लड़ सकते क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पेरेंट्स को ये समझ आने लगा था कि शायद अडॉप्शन एजेंसी और उनके पावरफुल क्लाइंट्स इन लॉयर्स पर प्रेशर डाल रहे थे ताकि ये राज ज्यादा गहरा ना खोदा जाए। इस रिजेक्शन ने पेरेंट्स को एक डेड एंड पर लाकर छोड़ दिया। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था।
और धीरे धीरे उन्होंने मान लिया कि शायद ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं होगी। लेकिन ट्रिपलेट्स बॉबी, एडी और डेविड ने इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने सोचा कम से कम अब हम एक दूसरे के साथ तो हैं। वक्त के साथ तीनों ने अपनी जिंदगी को सेटल करना शुरू किया। सबने अपने परिवार बनाए, फैमिली गेट टुगेदर्स किए, एंजॉय किए और हर जगह एक खुशी की लहर थी। एक वक्त ऐसा आया जब तीनों भाइयों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और न्यूयॉर्क में अपना एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था ट्रिपलेट्स। शुरू के साल में ये रेस्टोरेंट धमाकेदार हिट रहा। पहले ही साल में इन लोगों ने ओवर $1 मिलियन का रेवेन्यू कमा लिया। पर दूसरे साल सब कुछ उतना स्मूथ नहीं था और भाइयों के रिश्ते में भी परेशानियां शुरू होने लगी थी। जब ट्रिपलेट्स ने अपना रेस्टोरेंट ट्रिपलेट्स खोला था, सब कुछ इनिशियली परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दूसरा साल शुरू हुआ, तीनों के बीच टेंशन बढ़ने लगी। वो कभी भी एक साथ बड़े नहीं हुए थे, ना ही बचपन में उनका कोई झगड़ा हुआ था। इसलिए बिजनेस चलाने का पहला मेजर कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए काफी बड़ी बात थी। पैसे और रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट के इश्यूज ने उनके रिश्ते पर दरार डाल दी। चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि बॉबी ने बिजनेस छोड़ दिया, ये कहकर कि मुझे तुम लोगों के साथ अब कोई काम नहीं करना। उसके जाने से उनकी टीम का पूरा बैलेंस ही खत्म हो गया और ये फ्रैक्चर एडी को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। एडी को सिर्फ यही चाहिए था कि तीनों भाई क्लोज रहें और उनकी फैमिलीज एक साथ वक्त गुजारे। अब ये सब खतरे में था। एडी के डिप्रेशन के सिम्टम्स काफी सीवियर हो गए थे और उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा 3 हफ्ते के लिए। लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के थोड़े दिन ही बाद एडी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये न्यूज एकदम से डेविस्टेटिंग थी बॉबी, डेविड और उनकी पूरी फैमिली के लिए। और इस वक्त के अराउंड एक जर्नलिस्ट लॉरेंस राइट, जो हमेशा आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में क्यूरियस रहा था, उसने एक ऑब्सक्योर साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ा जिसका टाइटल था साइकोपैथिक स्टडी ऑफ द चाइल्ड। ये आर्टिकल न्यूयॉर्क बेस्ड स्टडी के बारे में था जहां आइडेंटिकल ट्विंस को जानबूझकर अलग अलग फैमिलीज में रखा गया था उन पे रिसर्च करने के लिए। पर आर्टिकल से ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि असली में इस स्टडी करने की वजह क्या थी। लॉरेंस को पता चला कि इस स्टडी में सारे बच्चे एक ही अडॉप्शन एजेंसी से थे, लुइस वाइस सर्विसेज, वही एजेंसी जहां से ट्रिपलेट्स को भी अडॉप्ट किया गया था। ये देखकर लॉरेंस ने तुरंत बॉबी को कॉल किया और बताया कि लगता है कि तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को एक साइंटिफिक स्टडी के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये सुनकर बॉबी और डेविड का गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको लैब के चूहों की तरह यूज किया गया हो। उन्होंने ये सोचा कि शायद उन्हें अलग करने का असर उनके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा हो और ये एडी की डिप्रेशन और उसकी अनटाइमली डेथ का एक फैक्टर हो सकता है। लॉरेंस ने इन ट्विंस पर एक आर्टिकल लिखा और जब वो पब्लिश हुआ तो एक और सेट ऑफ ट्विंस को पता चला कि वो भी इस स्टडी का हिस्सा थे। वो दोनों औरतें भी डिप्रेशन से जूझ रही थी, जो इस आइडिया को स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि ये स्टडी इन सब्जेक्ट्स के मेंटल वेलबींग को हार्म कर रहे थे। अब तक बॉबी और डेविड को ये उम्मीद नहीं थी कि इस स्टडी के लिए कोई अकाउंटेबल भी होगा। उन्हें बस ये जानना था कि ये स्टडी क्यों की गई थी, क्या रिजल्ट्स थे और वो किस चीज का स्टडी कर रहे थे। इसलिए उन्होंने लॉरेंस के साथ मिलकर इन सब सवालों के जवाब को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने लुइस वाइस सर्विसेज से कांटेक्ट किया, जहां उन्होंने ये एडमिट किया कि हाँ, ये स्टडी का हिस्सा था, पर वो किसी भी तरह के रिजल्ट्स या स्टडी का पर्पस बताने को तैयार नहीं थे। थोड़ा और खोदने के बाद उन्हें पता चला कि इस स्टडी का हेड एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था पीटर न्यूबेर। जब जर्नलिस्ट लॉरेंस ने डॉक्टर पीटर से इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा कि वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा और स्टडी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। फिर 2008 में अपनी डेथ से पहले डॉक्टर पीटर ने ये इंश्योर किया कि पूरी स्टडी येल यूनिवर्सिटी आर्काइव्स में सील कर दी जाए, जहां उसे 2066 तक कोई एक्सेस नहीं कर पाए। जिसका मतलब ये था
जब तक ये रिकॉर्ड्स पब्लिक होंगे स्टडी के सब्जेक्ट्स मर चुके होंगे। और इस तरह वो अपनी लेगेसी और उन लोगों का नाम बचाना चाहता था जो इस स्टडी में इन्वॉल्व थे। डॉक्टर पीटर के पर्सनल असिस्टेंट नताशा जोसफिउस का इंटरव्यू लिया गया। उसने ये बताया कि वो स्टडी का पार्ट तो नहीं थी, लेकिन उसके आसपास जरूर थी और जो हो रहा था उसका अंदाजा था। उसने बताया कि स्टडी का पर्पस था नेचर वर्सेस नर्चर का जवाब ढूंढना, यानी क्या इंसान का डेवलपमेंट उसका जीन्स पर डिपेंड करता है या उसके आसपास के सराउंडिंग्स पर। नताशा के कहने के मुताबिक स्टडी के फाइंडिंग्स इनक्रेडिबल थे। उनका मानना था कि नर्चर का ज्यादा असर नहीं होता, सब कुछ जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंसान का बिहेवियर और उसके डिसीजंस उसके जीन से ही आती हैं। पर हम समझते हैं कि ये सब कुछ फ्री विल से हो रहा है, पर असल में ये सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है। ट्रिपलेट्स के केस में डेलिब्रेटली उन्हें अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में रखा गया था। बॉबी को एक एफ्लुएंट फैमिली में दिया गया था जहां उसके फादर डॉक्टर और मदर एक लॉयर थी, और एडी को एक मिडिल क्लास फैमिली में रखा गया था जहां फादर एक टीचर थे और मदर घर संभालती थी। वहीं डेविड को एक लो इनकम इमिग्रेंट फैमिली में दिया गया था जहां इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज थी और उनका एक छोटा सा शॉप था। नताशा ने कहा कि अलग अलग बैकग्राउंड्स के बावजूद इनका डेवलपमेंट काफी सिमिलर रहा, जैसे उनका जेनेटिक मेकअप ही सब कुछ डिसाइड कर रहा हो। इसी डॉक्यूमेंट्री में एक और डॉक्टर लॉरेंस पर्लमैन, जो स्टडी का रिसर्चर था और ट्रिपलेट्स के घर रूटीन फॉलो अप के नाम पे विजिट करता था, उसने काफी शॉकिंग चीजें रिवील की। उसने कहा कि ये स्टडी सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक क्लास के इफेक्ट्स के बारे में नहीं था, बल्कि अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल का इंसान के डेवलपमेंट पर क्या असर होता है उस पर फोकस करना था। उनके ये विजिट्स एक फॉल्स प्रीटेक्स्ट के अंदर होते थे, जिससे कि पेरेंट्स को ये लगे कि अडॉप्शन एजेंसी के रूटीन फॉलो अप्स हो रहे हैं, जबकि असली में उनके इंटेंशन कुछ और ही थे। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ट्रिपलेट्स की जिंदगी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनकर रह गई हो, बिना उनकी मर्जी के। और ये रियलाइजेशन बहुत ही पेनफुल और अनफेयर था, क्योंकि शायद इन अलग अलग अपब्रिंगिंग का असर एडी के मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा हो, जिससे वो उभर नहीं पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।